ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के 5th लेक्चर में देखने जा रहे हैं और आज का टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं अभी वो है फर्स्ट टॉपिक डी मोवियस थ्योरम एक्सटेंडेड। ऑलरेडी हम लोगों ने डी मोवियस थ्योरम जो है इंटीजर्स के लिए देखा था। आज हम लोग डी मोवियस थ्योरम रेशनल नंबर्स के लिए देखेंगे। आप जानते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स को लिखा जाता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो आज यानी सिस की पावर जैसे अगर दिया गया हो सिस थीटा की पावर 3/5 या 4/7, इस तरीके की इक्वेशंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। तो उसके लिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले इस फॉर्म में सिस थीटा को लिखेंगे हम लोग, सिस थीटा की पावर 1/n। आई थिंक आप रिमेंबर कर रहे होंगे कि सिस थीटा का मतलब है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, किसी भी जेड को हम लोगों ने बोला था लिखा जा सकता है r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पे थीटा आर्गुमेंट था और r उसका मॉडुलस था। तो यहाँ पे हम लोग केवल सिस थीटा के बारे में बात करें, दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर हमें इसे सॉल्व करना हो सिस थीटा की पावर 1/n और जहाँ पे n नेचुरल नंबर हो, यानी कि किस टाइप के नंबर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि सिस थीटा 1/3, सिस थीटा 1/5, इस तरीके के अगर हमें जेड की वैल्यूज़ निकालनी हो और ये पता करना हो कि कितनी जेड की वैल्यूज़ जो है इसको सेटिस्फाई करेंगी, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन को देखें कि सिस थीटा की पावर 1/n का आखिर मीनिंग क्या है, तो ये है ऑल दैट वैल्यूज हुज nth पावर बिकम्स सिस थीटा। यानी इसका क्या मीनिंग है, जैसे सिस थीटा की पावर 1/3 है, तो जेड अगर हम लोग लिख रहे हैं जेड इज इक्वल टू सिस थीटा की पावर 1/3, तो ये जेड की कितनी वैल्यू है, जेड की कितनी वैल्यूज हैं जिनको यहाँ पर रखने से वो जेड को जो क्यूब करते हैं हम लोग, तो उनकी वैल्यू जो है सिस थीटा लिखी जा सकती हैं। वो मतलब होता है इस डी मोवियस थ्योरम से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये निकाल भी सकते हैं हम लोग वो जेड की वैल्यूज जो जिनका क्यूब करने से फिर से हमें सिस थीटा मिल जाएगा। तो देखिए यही यहाँ पर लिखा गया, इसको समझ, ऑल दैट वैल्यूज हुज nth पावर बिकम सिस थीटा। जैसे मैंने लिखा अभी कि हमें अगर z इज इक्वल टू सिस थीटा की पावर 1/3 चाहिए था, तो हम बोल रहे हैं वो कौन से z हैं जिनको क्यूब करने से सिस थीटा बन जाएंगे। ठीक है, तो यानी z की पावर n इज इक्वल टू सिस थीटा सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि अगर हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम x की पावर n करके कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहां पे उसके n रूट्स होते हैं, तो यानी हमें यहाँ रूट्स ऑफ z निकालने हैं बेसिकली। अब एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात हम लोग जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ है ये समझने की कोशिश करते हैं, और आप भी अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको इस तरीके से दिया गया हो क्यूबिक रूट ऑफ 1 एंड ये भी 1 की पावर 1/3, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं किसी भी पावर को, या इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आज से ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से हम लोगों ने नोटेशन यूज किया हुआ है 1 की पावर 1/3, ये वाला नोटेशन nth रूट 1 का, इसका मतलब होता है कि इसकी केवल रियल सॉल्यूशंस बताइए। और ऐसे लिखा गया 1 की पावर 1/3, तो इसका मतलब जेड क्यूब बराबर 1 में जेड क्या क्या रखा जाए जिससे कि 1 आ जाए, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये हमें बताएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका सोल्यूशन केवल 1। ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आज ही हम लोग देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी, लेकिन आप इतना जानते ही होंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। ठीक है, तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स भी लिए जाएंगे ऐसा करने पर 1 की पावर 1/3, यानी कि इसको सिस थीटा की पावर 1/n के फॉर्म में लिख के इसके रूट्स निकाले जा सकते हैं कि ऐसे कौन सी वैल्यूज हैं, वेदर दे आर कॉम्प्लेक्स और रियल, जिनको क्यूब करें तो 1 आता हो। तो हम पाते हैं कि 1 की पावर 3 1 होता है, ओमेगा की पावर 3 1 होता है, और ओमेगा की पावर 6 भी 1 होता है। इसलिए इसके 3 रूट हो गए, यानी 3 सोल्यूशन हो गए इसके 1 ओमेगा ओमेगा। लेकिन ऐसा अगर लिखा हो तो ये केवल रियल रूट, इन 3 में से आप देख रहे हैं 1 रियल रूट है, बाकी 2
कॉम्प्लेक्स होते हैं, अभी और इनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये मीनिंग है, ये आपको समझना है। अब हम इस तरीके, अब ये तो बात हो गई कि जेड की पावर n इज इक्वल टू सिस थीटा लिखेंगे, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे आखिर, अब वो समझते हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो पहले भी जैसे बताया गया था कि सिस थीटा जो है वो जनरल फॉर्म नहीं है, तो उसको हम लोग जनरल फॉर्म में अगर लिखें आर्गुमेंट के फॉर्म में, तो इसको सिस को लिख सकते हैं 2k पाई प्लस थीटा, जहाँ पे k होल नंबर है, ठीक है। और अब आप देखिए, हम लोगों ने ऐसे जब पढ़ा था तो इंटीजर के लिए पढ़ा था, इंटीजर वैल्यू हो तो वो जो जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 को अंदर भेजा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि 1/n फॉर्म में है, और जहाँ पे n नेचुरल यानी कि अगर बोले तो रेशनल नंबर टाइप की चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हम लोग अपना e की पावर i थीटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूलर्स फॉर्म, e की पावर i थीटा को भी सिस थीटा लिख सकते हैं, और e की तो कोई भी पावर हम लोग ले सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे e की पावर में लिख लेते हैं। e की पावर i 2k पाई प्लस थीटा की पावर 1/n। अब ये n नीचे चला जाएगा, तो अगर यहाँ लिखा जा सकता है तो यहाँ पर भी लिख लेंगे हम लोग 2k पाई बाई n प्लस थीटा बाई n। अब यहाँ पर हम लोग k की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे, जैसे k को 0 रख देंगे तो सिस थीटा बाई n हो जाएगा, k को 1 रखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 पाई बाई n प्लस थीटा बाई n, k को 2 रखेंगे तो 4 पाई बाई n प्लस थीटा, k को n-1 रखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स n-1 पाई बाई n प्लस थीटा। लेकिन जैसे ही n रखेंगे यहाँ पर देखिए आप n से n कैंसिल हो जाएगा, k को n रख के देखिए आप यहाँ पर k की जगह अगर आपने n रखा है तो सिस 2n पाई अपॉन n, n से n कैंसिल, तो दिस इज सिस 2 पाई प्लस थीटा बाई n। और आप जानते हैं कि 2 पाई प्लस समथिंग इज दैट थिंग ओनली, यानी 2 पाई प्लस थीटा बाई n को थीटा ही बाई n, तो यानी रिपीट हो गई रूट। तो इसको अब यूनिक, इसको अब हम लोग डिस्टिंक्ट रूट तो नहीं बोलेंगे, ये तो रिपीट, हमें रिपीट रूट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कौन कौन से जो एक बार आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि कितने रूट्स निकल आए, एक 0 वैल्यू पे आए, एक 1 पे आए, एक 2 पे आए, ऐसे एक n-1, तो 0 से लेके n-1 तक कितने होते हैं, n होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने समझ लिया कि हमें पहले जनरल फॉर्म में लिखना है सिस को, और फिर वहाँ पे k की अलग अलग वैल्यूज रखनी है, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से, जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इससे पहले हम लोग ये कर लेते हैं, मान लीजिए कि दिया गया हो सिस की पावर 1/7, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे सिस 2k पाई प्लस थीटा की पावर 1/7। फिर हम लोगों ने बोला कि इसको तो नीचे भेज सकते हैं हम लोग, तो सिस 2k पाई बाई 7 प्लस थीटा बाई 7। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे k को 0 रखिए तो सिस थीटा बाई 7 आंसर आएगा, k को 1 रखिए तो सिस 2 पाई बाई 7 प्लस थीटा बाई 7, इस तरह 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, तो यहाँ 6 तक रखते जाएंगे, जैसे ही 7 रखेंगे ये रिपीट होने लगेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके कितने रूट्स हैं, तो इसके 7 रूट्स हैं। अब ये बात तो हो गई 1 बाई नेचुरल नंबर के फॉर्म की, लेकिन क्या जनरल इसको हम लोग रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी बोला था कि इसको रेशनल नंबर्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो आखिर उसके लिए कैसे यूज करेंगे। अगर हमसे कोई पूछा हाउ मैनी सोल्यूशन दिस इक्वेशन हैज सिस थीटा की पावर 5/7, तो क्या जवाब होना चाहिए मेरा। तो हम अपना वैसे ही करना शुरू करेंगे जैसे इसको किया अभी, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, तो क्योंकि अभी हम लोगों ने अपनी डेफिनेशन इस तरीके से बनाई है, तो इसको उस फॉर्मेट में चेंज करना होगा, इंटीजर, यानी कि हम लोग इसको ऐसे तो लिख सकते हैं सिस थीटा की पावर 5 की पावर 1/7, 5 × 1/7 तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये तो हमारा डी मोवियस जो इंटीजर के लिए था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम इसे सिस 5 थीटा लिख सकते हैं की पावर 1/7। अब z इज इक्वल टू सिस की पावर 5 थीटा को 1/7, यानी z की पावर 7 इज इक्वल टू सिस 5 थीटा। अब इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2k पाई प्लस 5 थीटा की पावर 1/7।
अब आप कर सकते हैं इसको, तो दैट इज बेसिकली 2k पाई बाई 7 प्लस 5 थीटा बाई 7। अब फिर से k देखें, यहाँ 0 रख सकते, 1 रख सकते, 2 रख सकते, 3 रख सकते, 4 रख सकते, 6 तक रख सकते, k को 0 से लेके यानी 7 रूट्स। तो इसके हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो विल से 7 सॉल्यूशंस, जिसमें से आपने देख लिया कि मतलब कोई भी रेशनल नंबर दिया हो तो पहले जो न्यूमरेटर है उसको अंदर कर लीजिए और फिर वो 1/n के फॉर्म में आ जाएगा। फिर जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं वैसे कर लेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन है सिस थीटा की पावर 1/√5 और पूछा जाए इसके कितने सोल्यूशन है। अब ये तो 1/n के फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन e की पावर i थीटा के फॉर्मेट में लिख के इसको नीचे तो भेजा ही जा सकता है, यानी ठीक है। हमारा फॉर्मेट तो इस फॉर्म के लिए था जब n नेचुरल नंबर हो, लेकिन लेट्स ट्राई, अगर क्वेश्चन आ गया कि इसके कितने सोल्यूशन है तो क्या बोलेंगे हम लोग, कोई रेशनल आ जाए तो कुछ बच्चे कहेंगे कि रेशनलाइज कर लो, लेकिन रेशनलाइज करने से भी क्या होगा, रूट तो अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सिस हम लोग वैसे ही करेंगे 2k पाई प्लस थीटा की पावर 1/√5। अब इसको अंदर भेज दें अगर, तो ये सिस 2k पाई बाई √5 प्लस थीटा बाई √5। अब आप देखिए, अब यहाँ आप k को अलग अलग वैल्यूज रखिए, k को रखिए 0, k को रखिए 1, k को 2। अब कभी भी तो आपको ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा k, क्योंकि आप रख रहे हैं होल नंबर, तो k यहाँ √5 तो आने वाला नहीं, k रिपीट करें तो आप बताइए कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, तो इसकी इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएंगी, बार बार उसी में घूमता रहेगा, लेकिन कभी भी कोई भी इसका दोबारा से रिपीटेड वैल्यू नहीं आने वाली है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, हमेशा तो ये √5 अलग ही वैल्यू देने वाला है, ठीक है। तो इसके हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी इरेशनल नंबर आ जाता है तो इस तरीके से हम लोग उसके सॉल्यूशंस बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट आने वाले हैं। बाकी जो रेशनल है तो उसमें से जो ऊपर वाला इंटीजर उसको अंदर भेज दीजिए और जो नीचे पावर है उसके हिसाब से आप रूट्स को बता सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूजिंग डी मोवियस थ्योरम एक्सटेंडेड फॉर्म। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखने जा रहे हैं वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड से z³ इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि इसको सॉल्व करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 अगर करना हो तो z³ इज इक्वल टू 1 लिखा जाएगा। अब आप इसको z³ माइनस 1 कर दीजिए, a³ माइनस b³ हो गया तो a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये सभी को पता है। तो ये z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके आप रूट निकाल लीजिए, तो एक तो रूट आ गया z इज इक्वल टू 1, इसका आप देखेंगे तो d लेस देन 0 आएगा, ठीक है। अब इसका d लेस देन 0 आएगा तो इसको जो है धराचार्य मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। तो एक रूट आता है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और दूसरा आता है, ये आप सॉल्व करके देख लीजिए, -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो ये दोनों रूट्स आ गए, तो इनको नाम दिए गए हैं क्योंकि इतना बड़ा सा है। इसको सिंपल करने के लिए आपको याद रखना है कि जिसको ओमेगा बोला जाता है वो बेसिकली -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 है, और इसको जो ओमेगा स्क्वायर बोला जा रहा है वो -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 है। अब आप इसको क्या करिए, इसको स्क्वायर करके देखिए, और जब स्क्वायर करेंगे तो पाएंगे कि ये यही बन जा रहा है, इसीलिए इसको ओमेगा स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकला? तो इस तरीके से, यानी 3 रूट हैं जिसमें से 2 तो कॉम्प्लेक्स आ गया और एक रियल आया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोगों ने जो फॉर्मेट में अभी डी मोवियस एक्सटेंडेड थ्योरम देखा उसके हिसाब से करेंगे तो ये 2k पाई प्लस थीटा होता था, लेकिन यहाँ तो 0 है क्योंकि cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 करेंगे तब 1 आएगा, तो यहाँ पे +0 है, लेकिन 0 तो लिख नहीं रहे हम लोग, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2k पाई बाई 3। तो हम इसमें अब अलग अलग वैल्यू रखें, 0 रखेंगे तो सिस 0 देखेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, साइन 0
0 हो जाएगा, तो रियल ही आएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से सिस अब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 नीचे आ गया था, ठीक है। सिस 2π/3, अब cos 2π/3 और sin 2π/3 रखेंगे तो यही आ जाएगा। फिर 2 रखेंगे जब, तो 4π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 4π/3 जब रखेंगे तो ये देखेंगे कि -1/2 माइनस आयोटा √3/2 आ गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर है। अब 3 ही हो सकते हैं, हम लोगों ने बोला था, जैसे 1/n है तो n रूट्स हो सकती हैं, तो 3 रूट्स यहाँ पे हो गई। अगर आप चाहते हैं तो k को 3 रख के देखिए, 3 रखेंगे तो रिपीट करने लगेगा, ठीक है, इसलिए हम लोग उसे नहीं रख रहे हैं। तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो बहुत ही सिंपल है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है, कि ये इसके रूट्स होते हैं। 1 तो आप जानते हैं, इन दोनों को और आपको, अगर आप भूल भी जाते हैं कभी तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x² + x + 1 = 0 के रूट्स निकाल लीजिए। वही एक पहला ओमेगा होगा प्लस और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। अब बाई चांस मानिए आपको क्वेश्चन आता है z की पावर 3 = 8, तो कैसे करेंगे इसको, तो बहुत ही सिंपल है, इसको z/2 का होल क्यूब कर दीजिए। तो ये बेसिकली फिर से वही हो गया 1 ओमेगा स्क्वायर, यानी बेसिकली इसके जो हो जाएंगे वो होंगे ओमेगा और क्या बोलेंगे 2 टाइम्स हो रहा है ना, तो 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स हो जाएंगे। इसका करना हो तो अब जैसे 8 जो है 2 की पावर 3 की पावर 1/3 लिख के लिखा गया इसको, तो ये 7 की पावर 1/3 ओमेगा, और पहला तो होगा ये 7 की पावर 1/3, और जो तीसरा होगा वो होगा 7 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है आपको। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स रूट्स हम लोग निकाल लिए इसके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हेल्प से 7 का किसी का भी निकाला जा सकता है, क्लियर है। तो अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, ठीक है, ओमेगा क्यूब 1 होगा। क्यों, क्योंकि z की जगह जब ओमेगा आप रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ओमेगा क्यूब को 1 होना पड़ेगा, क्योंकि वो ओमेगा इसका रूट था। इसी तरीके से ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा, समझ रहे हैं आप। तो और दूसरा, क्योंकि देखिए ओमेगा -1 = 0, तो ओमेगा की वैल्यू 1, ओमेगा स्क्वायर इसके रूट थे ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट थे, तो ओमेगा यहाँ रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 आ जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। कोई भी जेईई एडवांस का पेपर हो, ये जरूर होना है उसके अंदर, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। और ओमेगा अगर 3 टाइम्स है किसी इंटीजर के, पॉजिटिव इंटीजर के, ओमेगा 3 टाइम्स n है तो इसकी वैल्यू 1 आने वाली। 3n + 1 है, बिकॉज 3n तो 1 हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा ओमेगा। इसी तरह ओमेगा 3n + 2 है तो वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये आप देखिए रहे हैं कि अगर इसका मैं कॉन्जुगेट लूँ तो ये बन जाता है, इसका कॉन्जुगेट लूँ तो ये बन जाता है। भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ओमेगा का कॉन्जुगेट इज ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट इज ओमेगा। क्लियर है, देखिए ना, यहाँ प्लस की जगह माइनस रख के बन जाएगा कि नहीं, और माइनस को प्लस कर दे तो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हमें पता चल गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे समझ लेते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 ही नहीं होता है। अगर उसकी पावर को दे दी जाए, जैसे 1 की पावर p + ओमेगा की पावर p + ओमेगा स्क्वायर की पावर p, तो ये 3 होता है अगर p जो है 3 का मल्टीपल हो। जैसे 1³ + ओमेगा³ + ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, ऐसा होगा तो ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, क्योंकि अभी देखिए बताया गया ओमेगा की पावर 3 है 1 होता है, तो उसको यूज करके ये 3 आंसर आता है। लेकिन अगर p3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो ये समझ जाइए आप कि इसकी वैल्यू फिर क्या होगी, 0। 1 की पावर p + ओमेगा की पावर p + ओमेगा स्क्वायर की पावर p, ये 0 होता है फॉर दिस केस।
ठीक है, क्योंकि ये घूम घूम के एक ओमेगा बनेगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर बनेगा। 1 तो 1 ही रहने वाला है, कोई भी पावर हो जाए, लेकिन ये घूम के बदलते रहेंगे। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगा, तो इसलिए वो 0 आ जाएगा। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ज्योमेट्री ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखिए, इट रिप्रेजेंट वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। समझते इसको कि क्या यहाँ बताया जा रहा है? तो देखिए, अब आप जानते हैं कि ये तीनों ही 1 है, इनका मॉडुलस क्या है? 1 है। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग एक ओरिजिन को सेंटर मान के, या आर्गेन प्लेन है, आर्गेन प्लेन आपने पढ़ रखा है। अब मैंने इसको, ठीक है, एक सर्कल बनाया और इसका यूनिट रेडियस है यानी 1 है। तो कोई भी पॉइंट आप ले लिए, हर जगह इसका रेडियस क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। अब इसके रूट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, और z इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो 1 तो रियल है, तो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये हो गया। ठीक, अब ये देखिए क्या है, सेस 2π/3। सेस 2π/3 का मतलब होता है कि आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर दीजिए 2π/3 एंगल से। ठीक है, तो 2π/3 एंगल यहाँ पहुँचता है 120 डिग्री। तो ये हो गया हमारा ओमेगा। ठीक है, देखिए ओमेगा को जो x है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, x निगेटिव जबकि y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और ये देखिए इसका x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, और ये 4π/3, ठीक है, 240 डिग्री। तो यानी कि ये कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर। तो ये एंगल भी 120 डिग्री है, ये एंगल भी 120 डिग्री, और ये एंगल भी 120 डिग्री। जब आप इनको मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को, तीनों पॉइंट्स को, ये 120 हैं इनको, हालांकि आपको लग नहीं रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेकिन ये आप अच्छे से बनाएंगे इसको, तो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये मिलके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, बिकॉज दिस इज 120, दिस इज 120, दिस इज 120। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने आपको बताया कि ये जो सर्कल है ये सेंटर्ड है ओरिजिन पे, इसमें इंस्क्राइब है, अंदर है क्या हमारा? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी वर्टिसेस हमारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना है, एंड दिस इज प्योरली फॉर JEE एडवांस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने बताया था कि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक वो ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे x प्लस आयोटा y दिया गया तो आर्गेन प्लेन में वो एक पॉइंट है। ठीक है, तो अगर वो पॉइंट है तो हम लोगों ने बोला था वो एक पोजीशन वेक्टर की तरह भी उसे ट्रीट किया जा सकता है, और वो एक यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग वेक्टर के नज़रिए से देख सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन में तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ अपने आर्गेन प्लेन में वो एक वेक्टर की तरह देखा जा सकता है। इसका मतलब कि वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में लगाए जा सकते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो फिर पूरी तरीके से लग जाएगी इसमें, बस इसमें प्लेन ही अलग है, वहाँ पे कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पे आर्गेन प्लेन है, लेकिन सारे ही कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे धीरे धीरे कि जो भी आपने कार्टेशियन में सीखा है वो सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे लगने वाली है। इसका मतलब कि वेक्टर भी लगने वाला है, कार्टेशियन भी लगने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री भी आपने देखी है क्योंकि सिस थीटा जैसी चीज़ें आपने देखी है तो वो भी लगने वाला है। तो बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। तो आई थिंक आप अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर
एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगने लगेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको सीखने को मिलने वाले। तो कुछ चीज़ें जैसे रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा का एग्जांपल लेके मैंने बताया था, और अगर आप डी मोवियस थ्योरम भी देखे हो तो अभी लास्ट में हम लोगों ने बताया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्विलैटरल ट्राइंगल को, उसकी जो वर्टिसेस हैं वो इक्विलैटरल ट्राइंगल पे लाई करती हैं। तो वो देखा था हम लोगों ने कैसे cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3 उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे थे हम लोग। तो यानी रोटेशन भी पॉसिबल है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ चीज़ें जो हमें ऑलरेडी आती है, जैसे मॉडुलस ऑफ जेड निकालना। तो मॉडुलस ऑफ जेड निकालने का मतलब हुआ कि उसका जो, यानी जैसे x प्लस आयोटा वाई है तो उसका मॉडुलस क्या था, √x² प्लस y²। तो यानी मॉडुलस जेड जो है वो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस बता रहा है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 दिया गया हो, तो इसका मतलब है कि ये दो पॉइंट्स Z1 और Z2 क्या हैं, दो पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस बताता है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, लेकिन कहाँ पे डिस्टेंस बताता है, ऑर्गेन प्लेन पे। ठीक है, तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी आपको आते हैं। और यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग देखें तो वेक्टर एक रे की तरह होती है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोग देखेंगे कि वो रे की तरह रिप्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे आर्गुमेंट्स वगैरह हैं जिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो उनको यहाँ से हम लोग धीरे धीरे करके अब समझना शुरू करते हैं। तो जैसे कि अगर आर्गुमेंट के बारे में बात करें, बाई चांस आपने देखा कि आर्गुमेंट जेड के बारे में आपने पढ़ा कि आर्गुमेंट जेड, इसका क्या मतलब होता है। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, यहाँ पर तो पॉइंट है वो। अब हमने बताया कि वो एक रे की तरह भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज दैट इज बिहेविंग लाइक एन वेक्टर। तो वेक्टर होगा तो उसमें मॉडुलस होता है, यानी कि कोई भी वेक्टर हो तो क्या है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जो मैग्नीट्यूड है वो तो मॉड जेड है, जो भी बता रहे थे हम लोग, बिकॉज जेड की डिस्टेंस 0 से, दैट इज मॉड जेड, वी ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट। लेकिन जो डायरेक्शन वाला पार्ट है वो कहाँ से आएगा, वो आर्गुमेंट जेड लेके आता है। तो आर्गुमेंट जेड का मतलब है कि थीटा, एंगल थीटा, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस यहाँ पे बोलेंगे, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसको आर्गुमेंट जेड बोला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डज आर्गुमेंट जेड माइनस Z1 मीन्स। अगर मान लीजिए कहीं दिया गया हो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस Z1, तो इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग जेड को रिप्रेजेंट करते हैं और Z1 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए हमारा पॉइंट है जेड, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है Z1। अब मैं इनको ऐड कर जोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला कि इसमें ये सोर्स की तरह काम करेगा, बिकॉज दिस इज बिहेविंग लाइक अ वेक्टर। तो अगर मैं Z माइनस Z1 करता हूँ तो Z1 हमारा सोर्स की तरह काम करेगा और हमारी एरो होगी Z की तरफ। तो ये अभी एक वेक्टर हो गया है। तो आर्गुमेंट Z माइनस Z1 क्या बताएगा। तो जैसे कि हम लोग वेक्टर को देखते थे तो हम लोग उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका एंगल लेते थे, ठीक है, वेक्टर्स आपने पढ़ रखा है अगर तो यहाँ देखिए, तो मैं भी यहाँ Z1 से एक ऐसे जो रियल एक्सिस है उसके पैरेलल जो है एक लाइन खींचूंगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो लाइन देखिए दैट इज पैरेलल टू रियल एक्सिस और Z1 से जा रही है और पैरेलल टू रियल एक्सिस, और ये एंगल जो अल्फा एंगल है ये बेसिकली है आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1, यानी Z माइनस Z1 वेक्टर की तरह, जो कि वेक्टर ही समझ लीजिए, Z माइनस Z1 वेक्टर वो रियल एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद पॉजिटिव रियल एक्सिस, वो हमारा आर्गुमेंट Z माइनस Z1 है। तो यहाँ पे मैं रियल एक्सिस लिख देता हूँ, ठीक है। तो आर्गुमेंट Z माइनस Z1 मीन्स द एंगल मेड बाय द लाइन, और ये क्या है, लाइन हो गई। तो लाइन की इक्वेशंस धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं उसकी तरफ। द लाइन ज्वाइनिंग Z एंड Z1 विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1, और ये अल्फा एंगल देखिए दैट इज रियल एक्सिस
की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा एंगल जो बन रहा है उसका मीनिंग होता है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1। तो ये एक लाइन था और z माइनस z1 एक लाइन की तरह था जहाँ पे एंगल क्या आर्गुमेंट z माइनस z1 होता है वो हम लोगों ने समझा। तो अगर हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस देखें और मान लीजिए जैसे ये लाइन देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो लाइन है, तो आर्गुमेंट z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z1 क्या बताता है वो हम लोग समझेंगे और कैसे याद रखेंगे। दो लाइन्स हैं, एक z2 z1 से एक लाइन जा रही है और एक लाइन z3 z1 से जा रही है। तो अभी अगर हम लोगों ने जो सीखा है उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग करें तो हमें ये एंगल का फॉर्मूला याद रखना है कि दो लाइन के बीच में अगर हमें एंगल जानना है तो हम कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए ये आप समझ रहे हैं दिस इज सोर्स और ये उसका पॉइंट है जहाँ की तरफ ये वेक्टर जा रहा है और ये z3 देखिए लाइन का सोर्स है और जो ये लाइन इधर जा रही है तो यहाँ पे z3 पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अब आपको देखना है कि कहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्ट हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एंगल बनाना शुरू करूँ इधर की तरफ तो क्लॉकवाइज जाएगा। तो मुझे किधर से लेना है, z3 माइनस z1 से लूँ अगर तो z2 माइनस z1 की तरफ ये एंगल अल्फा जा रहा है। तो यानी कि न्यूमरेटर में क्या रखना है, न्यूमरेटर में हमारा एंगल जिधर को जा रहा है यानी फाइनल क्या हुआ, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो फाइनल हुआ z2 माइनस z1 और इनिशियल हुआ z3 माइनस z1। तो फाइनल ऊपर होना चाहिए और इनिशियल वाला नीचे होना चाहिए। तो अल्फा लिखा जाएगा आर्गुमेंट z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z1। ये जब हमें 3 पॉइंट दिए गए हों और एक पॉइंट जो वर्टेक्स है वो कॉलम, ये दोनों आर्म है और ये जो वर्टेक्स है ये अगर कॉमन दिया गया हो और एंगल पूछा जाए दो लाइन के बीच में जब वर्टेक्स गिवन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट दिया गया हो तो अल्फा हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, दो इस लाइन पे z1 z2 वाली लाइन पे और दो z3 z4 वाली लाइन पे, तो अल्फा एंगल कैसे निकलेगा, तो फिर वैसे ही निकलेगा लेकिन इस बार कॉमन पॉइंट नहीं है। फिर आप देखिए कि हम अगर एंगल बनाना शुरू करें तो किस लाइन से, आप पॉजिटिव रियल एक्सिस की तरफ ध्यान दीजिए, इधर नहीं आप जाएंगे वो नेगेटिव रियल एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो z3 z4 वाली जो लाइन है उससे हम लोग z1 की तरफ जा रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में तो ये रहेगा z3 z4 लेकिन न्यूमरेटर में z1 z2 रहने वाला है। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं हम लोग, आर्गुमेंट जिधर की तरफ हमारा डायरेक्शन है वेक्टर का उधर से z1 माइनस z2, जैसे यहाँ पे z2 माइनस z1 वैसे यहाँ पर z1 माइनस z2 और फिर नीचे डिनोमिनेटर में कैसे होगा z3 माइनस z4। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे एंगल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में दो लाइंस के बीच में हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं जब 2 पॉइंट दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए जिसमें से एक पॉइंट कॉमन हो, इंटरसेक्शन हो दो लाइंस का और अलग अलग दो लाइन पे 2-2 पॉइंट्स अगर पता हो तो कैसे हम लोग एंगल निकालते हैं। तो अब हम लोग ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉड z1 प्लस z2 का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि मॉड z1 माइनस z2 का जो मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अगर कहीं प्लस में ऐसे करके दिया गया हो तो उसका क्या मीनिंग है, तो अगर आप चाहें तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ z1 माइनस ऑफ z2, ऐसे लिख सकते कि नहीं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मान लीजिए पॉइंट z1 है और एक पॉइंट हमें दे रखा है z2, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, z2 का माइनस z2 पता करना होगा। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग देखें कभी भी आपको z2 का माइनस z2 पता करना है तो पहले भी मैंने बताया कि ओरिजिन के अक्रॉस उसकी आप इमेज ले लीजिए।
ठीक है, तो ये है आपका -z। अब आप z1 और -z2 के बीच में डिस्टेंस निकाल लीजिए, वो हो जाएगा mod z1 प्लस z2। क्लियर है, समझ में आया कैसे किया गया? क्योंकि ये वैसे हम लोग जानते हैं कि माइनस रहता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए, लेकिन प्लस को भी माइनस माइनस किया जा सकता है। और माइनस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है कि आप ओरिजिन के अक्रॉस उसका रिफ्लेक्शन देखिए, ठीक है। फिर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये मीनिंग होती है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का मतलब। अब सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद भी कर लीजिए। तो अगर गिवन है एक z1, z2 एंड z3 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अगर 3 वर्टिसेस पे हों, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये वर्टिसेस हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के। उसी तरीके से अगर कोई भी 3 वेक्टर बोलने लगा हूँ मैं, और वेक्टर नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं इससे। तो यहाँ पर z1, z2, z3 अगर ये वर्टिसेस हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, तो अगर इनको हम देखते हैं तो आप एक यहाँ पर इक्वेशन याद रख सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ऐसा कुछ दिया गया हो 1/z1 माइनस z2 प्लस 1/z2 माइनस z3 प्लस 1/z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0 दिया गया हो, तो इसका मतलब होता है कि z1, z2, z3 ये तीनों वर्टिसेस हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। क्लियर है? और अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो ये वाला तो बहुत जगह आपको देखने को मिल, जैसे ही आप चैप्टर के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम में इस तरीके की चीज़ जरूर मिलेगी, जहाँ पे आपको दिया गया होगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। अगर ऐसा आप पाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये इक्वल, बिकॉज दिस एंड दिस आर सेम। अब ये आया कैसे होगा उसको देखने के लिए आप देखिए कि आप ये सोचिए कि आप कितनी इक्वेशन यहाँ से लिख सकते जो भी आपने पढ़ाई की है। एक तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनके जो एंगल है दैट शुड बी 60 डिग्री, एंड दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z3 एंड मॉडुलस ऑफ z3 माइनस z2, ये तीनों ही मॉडुलस यहाँ पे इक्वल होने जा रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे आर्गुमेंट के बारे में बात करूँ तो आर्गुमेंट निकालना हम लोगों ने सीखा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप लीजिए तो आर्गुमेंट z3 माइनस z1 अपॉन आर्गुमेंट z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, इसका पूरे का जब आर्गुमेंट लें, इसी तरीके से इनका तीनों का आर्गुमेंट लें तो वो इक्वल होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप ये खुद ही इसको प्रूव कर सकेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं इसको करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिए। दिस कैन हेल्प यू इन सॉल्विंग मैनी प्रॉब्लम्स। ये कंडीशन आप कहीं पे भी देखें, जैसे ही देखें वैसे ही टिक मार दें कि z1, z2, z3 दे आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे जाते हैं। अगर गिवन इफ a b c and u v w आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स सच दैट दे आर सिमिलर, अगर मान लीजिए 2 ट्रायंगल हैं जो कि सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल होता है, और जो एंगल्स होते हैं दोनों ही ट्रायंगल्स के वो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर हम इनके मॉडुलस के बारे में बात करें, जैसे मॉडुलस a माइनस बी एंड मॉडुलस u माइनस बी, ये दोनों का रेशियो जो है इक्वल होगा मॉडुलस a माइनस सी एंड मॉडुलस u माइनस w के। इसी तरह मॉडुलस c माइनस बी का जो रेशियो होगा मॉडुलस w माइनस बी के, ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स के मॉडुलस लीजिए और उनके मॉडुलस के रेशियोज आप लिख के उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में इक्वालिटी ला सकते हैं। और फिर ये याद रखना है आपको कि अगर हमें 2 ट्रायंगल्स दिए हैं और वो सिमिलर हैं कि नहीं, उसके लिए आप ये डिटर्मिनेंट याद रख सकते हैं। आप पहले के वर्टिसेस लिखें a b c इस तरीके से,
फिर यू वी डब्ल्यू, फिर 1 1 1। अगर ये 0 आ जाता है तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जिनके वर्टिसेस यहाँ पे ए बी सी एंड यू वी डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो सिमिलर ट्राइंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे। लास्ट टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स इसको मिस कर जाते हैं। तो मैं इससे पहले कि आगे ज्योमेट्री सिखाऊं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपनी ये बेसिक चीज़ें जो हैं इन पे काम कर लें। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्वाड्रिलेटरल कोई अगर हमें दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कैसे हम प्रूफ करेंगे कि वो पैरेललोग्राम है, रोम्बस है या स्क्वायर है। तो ये सारी बातों को जानने के लिए आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि क्या क्या हमें करना है। तो अगर मान लीजिए आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि दोनों जो हमारे डायगोनल्स हैं, पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल्स हैं, तो वो जो डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो कोइंसाइड करता है, यानी कि दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेम होता है। जैसे Z1 + Z3/2 निकाला हमने और Z2 + Z4/2 निकाला, तो ये जब दोनों मिड पॉइंट्स हम निकाल लेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों मिड पॉइंट्स सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है और हमें कुछ भी नहीं शो करना है। दिस इज व्हाट वी नीड टू ओनली शो। क्या होना चाहिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट, वो क्वाड्रिलेटरल तो होना ही चाहिए। क्वाड्रिलेटरल होने के बाद ये बात ट्रू होनी चाहिए अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब आते हैं हम लोग रोम्बस में। तो आप जानते हैं कि जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम तो है ही। अगर वो पैरेललोग्राम है तो ये कंडीशन उसमें भी ट्रू होनी चाहिए कि Z1 + Z3/2 = Z2 + Z4/2। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अलग से रोम्बस में ट्रू होना चाहिए, दैट इज कि उनकी एडजेसेंट साइड्स की जो लेंथ है वो भी इक्वल होने चाहिए। क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल ही होती हैं, लेकिन रोम्बस में आप जानते हैं कि चारों साइड इक्वल होती हैं, इसलिए चारों साइड का भी इक्वल होंगी अपोजिट साइड। तो ये बात प्रूव करने से प्रूव हो ही गया कि वो दोनों इक्वल हैं, पैरेलल हैं। लेकिन एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो चारों ही साइड इक्वल हो जाएंगी। तो एडजेसेंट साइड्स के लिए मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। मॉडुलस ऑफ Z3 - Z2 = मॉडुलस ऑफ Z4 - Z3, या Z1 - Z2 का मॉडुलस = Z3 - Z2 का मॉडुलस। कोई भी आप एक को प्रूफ कर दीजिए, अपने आप ही चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अब बात आती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे अलग है? तो रेक्टेंगल को देखें तो सबसे पहले वो भी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का दैट इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स जो है वो इक्वल होगा। लेकिन जो अलग चीज है जो पैरेललोग्राम में नहीं होती है, जो रेक्टेंगल में ट्रू होती है, वो ये बात है जो यहाँ बहुत ही आप अच्छे से समझना चाहेंगे कि उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल बराबर होते हैं। तो डायगोनल अब बराबर कैसे होते हैं? जैसे ये डायगोनल आते हैं, तो यानी मॉड ऑफ Z1 - Z3 = मॉड ऑफ Z4 - Z2। और मिड पॉइंट तो होना ही चाहिए बिकॉज हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब आखिरी पॉइंट आता है इस वीडियो का जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में अगर बात करें तो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। स्क्वायर रेक्टेंगल है तो डायगोनल इक्वल होने चाहिए, और स्क्वायर रोम्बस भी है। रोम्बस है तो उसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये सारी बातें आपने समझ ली है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चाहे JEE मेंस का पेपर हो, चाहे JEE एडवांस का, चांसेस हैं, बेसिक चीज़ें आती हैं पेपर्स के अंदर, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही बेसिक है, क्लास 9 के बच्चों को भी ये आता है। आप इसको समझिए बिकॉज ज्योमेट्री का हर एक थ्योरम यू नीड टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और इस वीडियो को
से आप ज्योमेट्री को धीरे धीरे सीखना शुरू करिए। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें हम लोग रोटेशन के बारे में सीखेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। अभी तक जो भी सीखा हम लोगों ने वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर से मैच करता है, लेकिन जो रोटेशन है वो इन दोनों ही चीज़ों में नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें हेल्प करने वाला है। तो आप देखते रहिए हमारे वीडियोस और पढ़ते रहिए, अच्छी रैंक लाइए, कमेंट करिए। अगर आप पिछले साल के अगर कमेंट्स को पढ़ेंगे जाके बच्चों के, तो देखा गया जो बच्चे ज़्यादा कमेंट करते थे उन बच्चों की ज़्यादा अच्छी रैंक्स आ रही हैं। आप खुद कमेंट पढ़ के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि इंटरेक्ट करिए। कहने का मतलब जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या चाहिए, कैसे क्वेश्चन चाहिए, सारे डिस्कशन हम लोग कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।